नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अचीवर्स बेब के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और आप लोग स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। उसी तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंटिन्यू करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और अच्छी करने के लिए मैं आप लोग के बीच संडे को अवेलेबल होता हूँ, और वो भी करंट अफेयर के सेक्शन को लेकर। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी पेपर होता है वहाँ पे करंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि आप लोगों को करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ सेशन बनाया है पहले। आई थिंक पार्ट 3 तक पहले क्वेश्चन आ चुका है। 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपडेटेड हो चुका है आपके यूट्यूब पे। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है जाएं और वहाँ देखें, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन कराया गया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कह सकते हो संजीवनी बूटी कह सकते हो। ठीक है, वो है आपका एग्जाम में पक्का वो सब क्वेश्चंस आएगा ही। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखा है वो जाएं और देखें, और जो लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो इस वीडियो क्लास से देखिए और उसके बाद ही वहाँ पे जाके देखना। ठीक ना, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे अभी न्यू जुड़े हैं, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और ये जो आइकन का साइन है ना उसको टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से जो अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो ये है आज करंट अफेयर्स के वार्षिकांक के पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका है, तो ये पार्ट 4 है। तो चलिए मूव करते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, चलिए रुक करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के किन चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था उसे फिर से अनबैन कर दिया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हम लोगों का रिलेशन अच्छा तरीके से नहीं चल रहा था, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसके कारण हर कुछ एक मतलब अलग लेवल का चल रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान के द्वारा भी कुछ चीजों का बैन किया गया था। हालांकि उतना कोई फर्क पड़ता नहीं हम लोगों को, अगर पाकिस्तान हमारी चीजों को बैन कर दे तो हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना उसे पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान को पड़ता है, लेकिन बेवकूफ लोग को बेवकूफ़ी करना पसंद होता है। अब बेवकूफ लोग को बेवकूफ़ी किया, तो अब बेवकूफ़ी करने के बाद भी रियलाइज हुआ कि भाई मैंने तो बेवकूफ़ी कर दिया। अब वो बेवकूफ़ी को सही करने के लिए फिर से वो हरकत करेगा बेवकूफ़ी वाला कि चलो भाई अनबैन करो, तो अनबैन करेगा तो उसका फायदा है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो लगाया था प्रतिबंध, किन की चीज़ों पर लगाया था? चीनी, कपास और सूत, इन चीज़ों पे अनबैन कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान के द्वारा चीनी, कपास और सूत पे जो प्रतिबंध लगाया गया था आयात पर, उसको अनबैन कर दिया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर यह इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों के सराहना के लिए और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में, मतलब उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है वो हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोग सुने होंगे ना, एलजीबीटी कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट से भी उन लोगों को मिल गया। तो ये सब चीज़ें है जो है सही चीज़ें हैं। ठीक है, उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, उन लोगों को भी जीने का राइट है, तो उन लोगों को भी अग्रसर करना चाहिए। ठीक है, उन लोगों को भी आगे भेजना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी, क्योंकि हमारा देश इंडिपेंडेंट है और सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने राइट्स को लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 2009 से इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सिनेमा जगत से। ठीक है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसे अगर जो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे,
हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, और अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल को हर दिन आप विजिट करते हो और एक मतलब कंटिन्यू मेंबर हो, एक फैमिली टाइप का मेंबर हो, तो आप लोग हर दिन वीडियो देखते हो करंट अफेयर्स का, ठीक है। और वहां पे ये प्रश्न कराया जा चुका है। तो जो लोग अभी नहीं देखते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हर दिन आप वीडियो देखिए। वहां पे जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है 5-6 क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही, ठीक है, वैसे प्रश्न वहां कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वें, ठीक है, 51st आपके इधर रिसेंटली दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया। और ये रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को ये पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें कुछ और नॉमिनेटीज थे, जैसे आप लोग देखते होंगे, फिल्म फेयर देखते होंगे या फिर कोई भी मूवी का अवार्ड देखते होंगे, मतलब अवार्ड जो होता है वो देखते होंगे, तो वहां पे आपको कोई मूवी का होता है कि चलो भाई इन मूवी को देना है, तो नॉमिनेशन में 4-5 मूवीज होते हैं, ठीक है। तो उसी में आपके ये रजनीकांत के साथ में आशा भोसले जी थे, सुभाष घई जी थे, मोहनलाल थे, शंकर महादेवन थे, बिस्बिजी चटर्जी थे, तो इन लोगों भी थे। लेकिन उन लोगों में 5 मेंबर का जूरी बनाया गया था और उनके द्वारा ये रजनीकांत जी को चुना गया, किसी के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा के लिए, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 कौन शीर्ष पर रहा है। जो रिसेंटली ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था 2021 का, जो कि आपका न्यू दिल्ली में हो रहा था, तो उसमें टॉप पे कौन कंट्री रहा, मतलब सबसे ऊपर में कौन कंट्री रहा है, तो अपना प्यारा देश भारत जो है वो टॉप किया है। और कुल कितने मेडल जीता है, कुल टोटल 25 मेडल जीता, जिसमें आपका 12 जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता, तो भारत जीता, और कितने मेडल जीता, तो 25, और कितने गोल्ड मेडल, तो 12। आपसे ये ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे गोल्ड पूछ सकता है और टोटल। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के द्वारा 3 मेडल जीता गया, ठीक है। और कहां हो रहा था, तो न्यू दिल्ली। वेन्यू कहां था, न्यू दिल्ली। तो ये भी प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न तक। हालांकि मैं बोलूंगा लास्ट तक देखते रहिएगा, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है ना। आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग में इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि 2 मिनट इधर 2 मिनट उधर, वैसे मत रहो भाई। एक जगह को फॉलो करो और बिल्कुल दिल से फॉलो करो, उसके बाद देखना रिजल्ट तो आपका पक्का है। अभी मैं रिसेंटली 3 मैं लेक्चर लेके आया था, पर वहां पे जो मैं लोगों का रिस्पांस देखा उससे मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ, काफी ज्यादा डाइवर्ट हुआ। भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना मेहनत करके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और लोगों का रिएक्शन कुछ भी नहीं है, तो फिर मजा नहीं आता भाई। आप लोग का रिएक्शन अनिवार्य होता है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। अगर जो आप वहां पे अच्छा रिएक्शन देते हो, आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो, उसमें कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो ये एनर्जी जो है ना मेरा, वो बिल्कुल अलग लेवल का ऊपर आएगा। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर आप कहोगे क्या पढ़ाया सर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग का डिपेंड करता है, आप लोग के रिएक्शन पे डिपेंड करता है हमारी प्रतिक्रिया, हमारी क्रिया जो भी हो। चलिए छोड़िए, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म करो, इट्स अप टू यू। आप देखना है या नहीं देखना है, आपका फायदा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान की सहायता प्रदान की है, ठीक है। तो ये भारत और नेपाल के बीच में ये समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसमें 800 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान की सहायता प्रदान किया गया है, तो ठीक है। भारत और नेपाल, जिसमें कितना 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपए का अनुदान सहायता प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग कहीं भी इसे स्टार लगा लीजिए ये प्रश्न को। प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो ये शरण कुमार लिम्बाले जी को उनके पुस्तक सनातन के लिए, किसके लिए, सनातन के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। और ये जो है इसमें 15 लाख रुपए नगद, 15 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र और मां सरस्वती का पट्टिका दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है। तो ये 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट होगा, आपको जानना चाहिए कि ये दिया क्यों जाता है। तो यह सम्मान जो है वो प्रति वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें, मतलब उन भाषाओं से में
जो प्रकाशित उत्कृष्ट जो आपका साहित्यिक कृति होती है ना, उन्हें ही ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है मतलब प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो रिसेंटली 10 वर्ष, पिछला 10 वर्ष का जो मतलब चीज़ों लिखी जाती है ना, जो अच्छे अच्छे पुस्तक या साहित्य, उन्हीं को ये अवार्ड मिलती है। ठीक है, तो ये जो है शरण कुमार लिम्बाले जी को सनातन पुस्तक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप अपने माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? क्या है कि हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? देखिए, क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है। तो आप तो सोचिएगा भाई कि ये तो आपका क्वेश्चन पूछ दिया ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया, पर ऐसा है नहीं भाई, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं है, ये करंट अफेयर से है। इससे है करंट अफेयर से, क्योंकि रिसेंटली माउंट मेरापी में वोल्केनो विस्फोट हुआ। ठीक है, माउंट मेरापी जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन एक्चुअली होता है करंट अफेयर्स का, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन को आपको बना देगा कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में बहुत सारा ज्वालामुखी है, लगभग 147 वोल्केनो है। ठीक है, और जिसमें आपका 47 एक्टिव है, 47 जो है एक्टिव है, बाकी आपका सुसुप्त या प्रसुप्त होगा, मतलब जो कि जल्दी नहीं होता है, इरप्ट नहीं होता है। तो जिसमें आपका 47 जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। और वहाँ पे आपका जावा या सुमात्रा आइलैंड हो गया ना, वहाँ पे अक्सर मतलब कोई ना कोई वोल्केनो इरप्ट होता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नए वाहनों को खरीद से पहले पुराने वाहनों को स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट प्रस्ताव रखा है? तो ये कुल 25% का छूट का रखा है। और जहां कॉमर्शियल वाहन, ये तो है प्राइवेट वाहन, जो लोग भी मतलब अपने घर के यूज के लिए लेते हैं, उनको 25% मिलेगा। लेकिन जो लोग कॉमर्शियल, जो कि व्यवसाय करने के लिए खरीदते हैं, उन्हें 15% का छूट मिलेगा। अच्छा, आप लोग को जानना चाहिए कि ये स्क्रैप पॉलिसी है वो क्या होता है। तो जो नई स्क्रैप पॉलिसी में आया है, उसमें डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहन के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। ठीक है, 20 साल से अधिक पुराने व्हीकल यदि ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट में पास में फेल हो जाते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है। ठीक है, और 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। जो वो नहीं कराएंगे तो उनका 1 जून 2024 से मतलब उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये टेस्ट होता क्या है, मतलब आप जाओगे, टेस्ट करवाओगे, और आपका मतलब कार्बन इमिशन ज़्यादा आपके व्हीकल से हो रहा है, तो वो टेस्ट में फेल होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके मतलब जो वैन है, आपका जो व्हीकल है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण मतलब वातावरण में फैल रहा है, तो वो आपके मतलब समाज के लिए, आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वैसे गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है, वैसे गाड़ी को गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाता है। और वो देखते होगा कहीं कहीं मतलब खराब गाड़ियों का मतलब आपका मतलब झुंड लगा रहता होगा। ठीक है, उसको काटा जाता है, हटाया जाता है और फिर से नया गाड़ी बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि उसका इंजन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 25% का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी गाड़ी का यूज करना है तो भाई 20 साल तक यूज करो। 20 साल से ज्यादा कोई गाड़ी यूज करेगा फिर तो अरे भाई गाड़ी से मन उब गया, कोई नया गाड़ी लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 साल तक एक गाड़ी कोई यूज कर सकता है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय में परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया। कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न जो है वो आपके फिल्म जगत से है, तो इसको तो आप लोग देखिएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो रहता है इसमें। तो प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो आप लोग सबको पता होगा, जो लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उनको तो पक्का पता होगा क्योंकि वहां ये प्रश्न कराया जा चुका है। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड चुना गया है? तो इरफान खान की मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए किसे
अंग्रेजी मीडियम के लिए यह फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता के रूप में चुना गया है। तो हालांकि इरफान खान हम लोग के बीच में नहीं है, जहां भी है भगवान से कामना करते हैं कि भगवान आपको आत्मा को शांति दे, और आप एक अच्छे इंसान थे और हमेशा आप हम लोगों का इंस्पिरेशन रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें इरफान खान जी को अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये भी फिल्म फेयर से है और ये जो है वो बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था वो तापसी पन्नू जी को थप्पड़ के लिए दिया गया था। किसे दिया गया था? थप्पड़ के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में देख लेते हैं एक बार कि फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो, माफ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो 2021 का है वो तापसी पन्नू जी को दिया गया है और ये थप्पड़ मूवी के लिए दिया गया था। एक्टर में आपको दिया गया था इरफान खान को, आपको सबको पता होगा इरफान खान को दिया गया था, जो कि इनके मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया था। और जो बेस्ट मूवी थी वो भी थप्पड़ ही थी, बेस्ट मूवी भी थप्पड़ आएगा। कि सबसेस्ट मूवी जो फिल्म फेयर में सबसेस्ट मूवी किस लिए दिया गया बेस्ट मूवी के लिए, तो वो थप्पड़ मूवी को दिया गया, ठीक है। और ये हीरोइनी भी जो है, जो एक्ट्रेस जो है वो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड तापसी पन्नू को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से जो बेस्ट डायरेक्टर जो है वो ओम रावत जो है वो तान्हा जी का डायरेक्टर है। जो तान्हा जी मूवी आई थी वो डायरेक्ट किया गया था ओम रावत के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद से चलिए इतना ही इंपॉर्टेंट, इसके ज़्यादा कुछ बताना भी है नहीं। लास्ट साल जो हुआ था उसमें गली बॉय जो था वो बेस्ट मूवी था, रणवीर सिंह थे आपका बेस्ट एक्टर थे, और आपका कह लो आलिया भट्ट जो थे वो थे बेस्ट एक्ट्रेस। तो इतना इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछेगा नहीं आपका। तो अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं? तो ये कुल 7 स्टेट के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 465 करोड़ रुपए मंजूरी दिए गए हैं। अच्छा, ये जो 7 स्टेट है वो कौन कौन है? पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो गया आपका मणिपुर, ठीक है, फिर मेघालय हो गया, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर गुजरात, फिर हिमाचल प्रदेश। 7 सिस्टर्स में आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, और इधर हो गया आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो कुल 7 स्टेट को 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कौन मंत्री के द्वारा दिया गया? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ठीक है। ये जल जीवन मिशन जो था वो कब स्टार्ट किया था? तो ये जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, ठीक है। यह जो है वो 2024 तक भारत के ग्रामीण घरों में जितने भी घर हैं वहां पे नल के द्वारा जल का कनेक्शन किए जाने का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। ये जो आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन जो है उसके द्वारा प्रत्येक ग्रामीण घर में जल मुहैया कराना, नल के द्वारा जल को पहुंचाना इनका उद्देश्य है। कौन सा मिशन का? जल जीवन मिशन का, ठीक है। तो कुल 7 स्टेट में 465 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, वो आपको देखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक के में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो 30 जून 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया। कब तक? 30 जून 2021 के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहां बनाया गया, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है। यह राज्य का पूर्वी मध्य क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा एवं यूपी में तीसरा चिड़ियाघर बना, ठीक है। यूपी में इसके पहले 2 चिड़ियाघर था और ये तीसरा चिड़ियाघर हो गया, ठीक है। तो ये अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर जो है वो गोरखपुर में बना है। तो ये भी प्रश्न जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि WWE के किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रेसलर, आप लोग नाम सुने हुए होंगे भाई, और ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न है कि WWE में किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो जी हाँ, द ग्रेट खलीजी को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले जी, जिनका काफी सुंदर सुंदर गाना रहता था, ठीक है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? देखिए, अब खेलना का संबंध किससे हो सकता है? तो खेल मंत्री से हो सकता है, और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। तो ये भी जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा, क्योंकि योगासन जो है और योग जो है, योग जो है उनके मतलब जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे। ठीक है, तो योगासन को शामिल किया गया, और योग जो है वो हमारे देश से काफी ज्यादा संबंध रखता है। तो ये प्रश्न जो है आप पे एग्जाम में पक्का आ सकता है। तो योगासन को शामिल किनके द्वारा किया गया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ उसमें कौन से खेल को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन में आ जाएगा आपका योगासन और वगैरह वगैरह कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि योगासन को शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत में इनमें से कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान 40 है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 40 है, और टॉप में यूएसए है। टॉप में जो टॉप किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो यूएसए किया है, और भारत का स्थान 40 है। तो ये प्रश्न जो है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए आप लोग ये प्रश्न बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रश्न का आंसर मैं आपसे चाहता हूं, तो आई होप आप लोग बताओगे ना? तो बताओ यार, पक्का बताओ। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी मैं शरद कुमार लिम्बाले जी को बता चुका हूं, जो कि उनका पुस्तक सनातन था, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और ये जो है वो शरद पगारे जी को ब्यास सम्मान, वो था सम्मान सरस्वती सम्मान था, और ये है ब्यास सम्मान। तो ब्यास सम्मान जो है वो शरद पगारे जी को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो 2010 में लिखा गया था, और इन्हें शरद पगारे जी को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र, उनके उपन्यास पाटलिपुत्र सामग्री के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? ब्यास सम्मान। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, और एक दोनों को खिचड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक है, एक था सरस्वती सम्मान था, एक है ब्यास सम्मान। एक थे शरद कुमार लिम्बाले और एक है शरद पगारे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को शुभारंभ किया है? तो ये जो प्रश्न है, जिनका जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, या फिर जो स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं, वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार देश में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति कहां शुभारंभ किया गया? तो बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, बिहार में इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, जो कि निवेशकों को मक्का, उसके बाद टूटे चावल और जितने भी सड़े गले अनाज होते हैं उससे इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति का शुभारंभ किया गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, और ये 1961 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस के द्वारा ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिस मनाना स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट
ऑफ फ्रांस के द्वारा 1961 से यह विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जाता है? 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एफसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हमारा प्यारा मुल्क भारत के द्वारा एफसी महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है? किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो ये आरके सिंह के द्वारा ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला, एक था उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, और एक आ गया ग्राम उजाला योजना। और ग्राम उजाला योजना के थ्रू हर ग्राम में एलईडी बल्ब का वितरण किया जा रहा है, और वो भी काफी कम रेट में 10 रुपया में एलईडी लाइट दिया जा रहा है। ठीक है, लगभग 1,50,00,000 बल्ब का वितरण किया जाएगा इस योजना के थ्रू, ग्राम उजाला योजना के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा? भारत के जलवायु परिवर्तन का जो भी मतलब रूल बनाया है कि जितने भी हम लोग कम किलोवाट यूज करते हैं, अगर जो हम लोग ये बल्ब का यूज करेंगे तो लगभग 2025 मिलियन किलोवाट प्रति वर्ष ऊर्जा बचत होगी। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अलग लेवल का आंकड़ा है। ठीक है, तो इतना ऊर्जा बचत होगा तो ऑब्वियसली वो कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उतना उत्सर्जन नहीं करेंगे, और उतना उत्सर्जन नहीं करेंगे तो हमारे जो वायुमंडल है वो उतना प्रदूषित नहीं होगा, और उतना प्रदूषित नहीं होगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो सारे इंडेक्स में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे चीजों में इन चीजों का असर दिखता है। ठीक है, तो ये जो है आरके सिंह के द्वारा वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक